गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना। लीजिए, आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। बीएड में लेसन प्लानिंग, बीएड में पाठ योजना। इस कॉन्सेप्ट के बिना हम किसी भी स्टूडेंट टीचर के बीएड में पास होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। निश्चित रूप से इस कॉन्सेप्ट का जानना आवश्यक है। आइए जानते हैं लेसन प्लानिंग के विषय में। सबसे पहला प्रश्न आता है, पाठ योजना या लेसन प्लानिंग क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं, एक पाठ योजना एक शिक्षक द्वारा पाठ्यक्रम के निर्देशन का विस्तृत विवरण या एक पाठ के लिए सीखने का प्रक्षेप वक्र होता है। लेसन प्लानिंग में अगर हम उसको क्लासिफाइड करें या उसके टाइप्स देखें तो दो भागों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है टाइम वाइज, समय अनुसार, और दूसरा होता है कोर्स वाइज, पाठ्यक्रम अनुसार। टाइम वाइज को भी फर्दर हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ईयरली लेसन प्लान, मंथली, वीकली और लास्ट में आता है डेली लेसन प्लान। जबकि कोर्स वाइज लेसन प्लान में सब्जेक्ट वाइज लेसन प्लान, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज लेसन प्लान। यहाँ पर यह भी माना जाता है कि ईयरली लेसन प्लान का रिलेशन सब्जेक्ट से होता है, जबकि मंथली का रिलेशन यूनिट से होता है। वीकली लेसन प्लान का रिलेशन चैप्टर से और डेली लेसन प्लान का जो रिलेशन होता है वो टॉपिक से होता है। पाठ योजना के बहुत सारे उपागम समय समय पर हम यूज़ करते आ रहे हैं। आइए इन सभी के बारे में जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण उपागम, जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला हर्बर्शियन अप्रोच, हर्बार्ट का उपागम। सेकेंड, मॉरिसन्स अप्रोच। थर्ड, हंट्स अप्रोच। फोर्थ, RIEM's अप्रोच। और लास्ट में है ब्लूम्स अप्रोच या ब्लूम का उपागम। आइए जानते हैं सबसे पहला उपागम, जो कि हर्बर्शियन अप्रोच या हर्बार्ट के उपागम के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जॉन फ्रेडरिक हर्बार्ट, जो कि एक जर्मनी के फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट और शिक्षा शास्त्र के जनक माने जाते हैं, उनके द्वारा यह उपागम या यह अप्रोच दी गई थी। इस उपागम के 5 पद होते हैं, इसी वजह से इसको पंचपदीय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इस पंचपदीय प्रणाली में जो 5 स्टेप्स हैं वो आप देख ही पा रहे हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन, तैयारी। सेकंड, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। थर्ड, एसोसिएशन, साहचर्य। फोर्थ, जनरलाइजेशन, सामान्यकरण। और लास्ट में आता है एप्लीकेशन, प्रयोग। क्योंकि यह लोअर लेवल का अप्रोच माना गया, उपागम माना गया, तो इसमें ऐसा भी मानकर चला जाता है कि यह स्मृति स्तर का ही इसके द्वारा शिक्षण किया जा सकता है। स्मृति स्तर के बाद जो दूसरा स्तर आता है वो है मेमोरी के बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो जिसका उपागम या जिसकी अप्रोच मॉरिसन के द्वारा दिया गया। मॉरिसन एक अमेरिकी प्रोफेसर, एजुकेशनिस्ट थे। इनके उपागम में भी 5 स्टेप्स हैं, पर इन स्टेप्स को पंचपदीय नहीं कहा जाता, वो सिर्फ हर्बार्ट के ही उपागम को कहा जाता है। मॉरिसन के इन 5 पदों में सबसे पहले एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण। सेकंड नंबर पर प्रेजेंटेशन। थर्ड नंबर पर एसिमिलेशन, परिपाक या परिपक्व। फोर्थ नंबर पर ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। फिफ्थ नंबर पर रेसिटेशन या सस्वर पाठ करना या वाचन करना आता है। यह स्मृति स्तर से ऊपर का उपागम माना जाता है और यह प्रजातांत्रिक उपागम माना जाता है, क्योंकि इसमें एसिमिलेशन को एक प्रमुख स्थान दिया गया है और ये मेमोरी लेवल से ऊपर उठकर अंडरस्टैंडिंग लेवल का उपागम माना जाता है। तीसरे नंबर का उपागम हम देखते हैं, हंट्स अप्रोच या हंट का उपागम। यह भी एक अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे। इनके उपागम में भी बाई चांस 5 ही स्टेप्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले क्रिएटिंग अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, एक समस्याग्रस्त स्थिति को बनाना या उस स्थिति को पैदा करना एक शिक्षक का काम होता है। सेकंड नंबर का जो स्टेप्स है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण करना। थर्ड नंबर पर वेरीफाई हाइपोथेसिस, परिकल्पना की पुष्टि करना। फोर्थ, कलेक्शन ऑफ डेटा, दत्त सामग्री
का संग्रहण करना, और लास्ट में इसका स्टेप आता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का परीक्षण करना। इसके बाद का जो उपागम है उसको RIEM या जिसको कि हम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर का उपागम कहेंगे। पहले इस उपागम का नाम RCEM था। C का मतलब होता था कॉलेज, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। अब क्योंकि इनके नाम चेंज हो गए हैं, पूरी इंडिया में 5 रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं इस समय। सबसे पहला अजमेर में है, दूसरा भोपाल में, तीसरा भुवनेश्वर में, चौथा मैसूर में और शिलोंग में, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। इस के थ्रू जो हम अप्रोच यूज़ करते हैं लेसन प्लानिंग की, उसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले नॉलेज या जिसे बोलते हैं ज्ञान, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग बोध, 3 एप्लीकेशन प्रयोग, 4 क्रिएटिविटी जिसे हम बोलते हैं सृजनशीलता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट उपागम है ब्लूम्स अप्रोच, जिसको कि ज़्यादातर देशों में और आज भारत में भी सफलता से प्रयोग किया जा रहा है। ब्लूम्स अप्रोच में, ब्लूम जो कि एक अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे, उनकी अप्रोच में 3 स्टेप्स हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहला स्टेप है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड नंबर पर है लर्निंग एक्सपीरियंसेस जिसको अधिगम अनुभव कहते हैं, और थर्ड नंबर और जो आखिरी है वो है इवेल्युएशन या मूल्यांकन। आइए ब्लूम्स अप्रोच के बाद देखते हैं कि ब्लूम के समय में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ गया था अमेरिका में। जैसा रिवोल्यूशन जुलाई 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लाने के बाद हुआ था। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में आई और एक रिवोल्यूशन, एजुकेशन रिवोल्यूशन भारत में स्टार्ट हो गया। आइए जानते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 3 प्रकार के देश हुआ करते थे संपूर्ण विश्व के अंदर। एक ऐसा देश जो कि एक तंत्रवादी या ऑटोक्रेटिक कंट्री कही जा सकती है, जहां पर तानाशाही होती थी। दूसरा लोकतांत्रिक देश जैसा कि भारत है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तीसरा यद्भाव्यम नीति के ऊपर आधारित सरकारें या देश, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं लेसेस फेयर टाइप गवर्नमेंट होती है। इन्हीं तीनों गवर्नमेंट की या इन्हीं 3 टाइप की कंट्रीज़ के आधार पर 3 प्रकार का शिक्षण हमें कक्ष में या क्लासरूम में देखने को मिलता है। एक तंत्रीय शिक्षण, लोकतंत्रीय शिक्षण और यद्भव्यम संबंधी शिक्षण। एक तंत्रीय जो शिक्षण होता है वो टीचर ओरिएंटेड होता है या शिक्षक केंद्रित होता है। कक्षा का वातावरण बहुत ज़्यादा नीरस होता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही पोल सक्रिय होता है और वो होता है टीचर, बाकी निष्क्रिय होकर स्टूडेंट बैठे रहते हैं। और यहाँ पर हम स्मृति स्तर का ही हम शिक्षण कर पाते हैं, या ये कह सकते हैं कि हर्बर्शियन अप्रोच जो है यहाँ पर सक्रिय रूप से क्लास में निभाई जाती है। सेकेंड नंबर पर हम देखते हैं लोकतंत्रीय शिक्षण। यहाँ पर स्टूडेंट के साथ साथ टीचर या टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट दोनों सक्रिय होते हैं, और दोनों की सक्रियता के साथ साथ कक्षा का जो वातावरण होता है वो नीरस नहीं होता, बहुत सौम्य होता है। और यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल की शिक्षण या टीचिंग कर सकते हैं, जो कि हमें मॉरिसन्स अप्रोच में दिखाई दी थी। तीसरे नंबर पर यद्भाव्यम स्थिति यानी कि समस्या केंद्रित शिक्षण होता है, और यहाँ पर हंट की अप्रोच के माध्यम से हम शिक्षण कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, ब्लूम की वो अप्रोच क्या है, ब्लूम के वो स्टेप्स क्या हैं जिनके ऊपर आधारित हमारा लेसन प्लानिंग होती है। हालांकि इसके लिए एक वीडियो मैं पहले ही अपना डाल चुका हूँ। आप अगर चाहें तो मेरे इस चैनल पे स्क्रॉल करके ब्लूम की जो उपागम है, ब्लूम की जो अप्रोच है, उसके बारे में आप पूरा विस्तृत वर्णन देख सकते हैं। पर यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोबारा से।
ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, जिसको कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, जिसके 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन या साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का संबंध जो है वो मस्तिष्क से होता है और मस्तिष्क जो है हेड में होता है, जबकि भावात्मक पक्ष का जो संबंध होता है वो हार्ट से होता है। और क्रियात्मक जो पक्ष है उसका संबंध हैंड से होता है। तो हेड, हार्ट और हैंड, ये जो तीनों हैं कहीं ना कहीं 3H फैक्टर थ्योरी को हमें दर्शाते हैं। इस मॉडल को हम मास्टरी टीचिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। आइए ब्लूम के इन तीनों पक्षों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष 1956 में ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव नामक किताब में दिया था। ठीक इसके 8 साल बाद क्रथवॉल ने ये एक भावात्मक पक्ष विकसित किया, जिसको ब्लूम ने अपनी किताब में रिवाइज्ड एडिशन के साथ प्रस्तुत किया। और ठीक 8 साल बाद साइकोमोटर डोमेन, जो कि E.J. सिम्पसन के द्वारा दिया गया, 1972 में यह प्रस्तुत किया गया। आगे देखते हैं इसको कंसोलिडेटेड। जैसा कि आप देख रहे हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। इसमें ज्ञान का संबंध हेड से होता है और हेड का जो संबंध होता है वो थिंकिंग से होता है या विजडम से हो सकता है। सिमिलरली भावात्मक पक्ष हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट का संबंध फीलिंग से, और फीलिंग से ही एटीट्यूड डेवलप होती हैं, जबकि हैंड का रिलेशन एक्शन से होता है और जिससे कि स्किल्स डेवलप होती हैं। तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड चार्ट आप देख सकते हैं मास्टरी टीचिंग लर्निंग का, या ब्लूम्स अप्रोच का, या फिर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, या हम ये भी कह सकते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण का एक कंसोलिडेटेड, अगर एक पेज में आपको नटशेल में देखना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्ञानात्मक पक्ष में ब्लूम ने 6 कॉम्पिटेंसीज बताई। सबसे पहले ज्ञान, फिर बोध, फिर प्रयोग, फिर विश्लेषण, उसके बाद संश्लेषण और लास्ट में मूल्यांकन आता है। नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। सिमिलरली क्रथवॉल ने जो भावात्मक पक्ष दिया, वो जो भावात्मक पक्ष है उसमें 5 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला रिसीविंग, फिर उसके बाद रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ब्लूम के अप्रोच में तो 6 स्टेप्स आते हैं, जबकि क्रथवॉल के अप्रोच में 5 ही स्टेप्स हमें दिखाई देते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है साइकोमोटर, जो कि E.J. सिम्पसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। E.J. सिम्पसन ने जो कॉम्पिटेंसीज दी वो 7 कॉम्पिटेंसीज दी। सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद व्यवस्था, उसके बाद निर्देशित अनुक्रिया, कार्यप्रणाली और जटिल प्रभाव, अनुकूलन और व्युत्पत्ति। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात देखने की यह है कि यह निम्न से उच्च स्तर की ओर आ रहा है, जैसा कि आप एरो में भी देख पा रहे हैं। साइकोमोटर डोमेन सिर्फ E.J. सिम्पसन ने ही नहीं दिया, समय समय पर और भी एजुकेशनिस्ट ने दिया, जैसे R.H. दवे के द्वारा साइकोमोटर डोमेन दिया गया, जैसे कि अनीता हैरो के द्वारा भी साइकोमोटर डोमेन प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं A.J. रोमेस्की ने भी साइकोमोटर डोमेन प्रस्तुत किया। इन सभी पक्षों के लिए अगर कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है तो वो कैसे डेवलप हुई, इसके बारे में अगर हमें जानना हो तो निश्चित रूप से हमें ज्ञानात्मक पक्ष की कार्य सूचक क्रियाएं या भावात्मक पक्ष की कार्य सूचक क्रियाएं या एक्शन वर्ब्स को देखना होता है। एक्शन वर्ब्स 2 एजुकेशनिस्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया या डेवलप किया गया, रॉबर्ट मेगर और रॉबर्ट मिलर। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन की कार्य सूचक क्रियाएं, या हम जिसे कह सकते हैं एक्शन वर्ब्स। नॉलेज की एक्शन वर्ब्स मैंने जो 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो दी हैं यहाँ पर, रिकॉल, रिकॉग्निशन, कॉम्प्रीहेंशन की डिस्क्राइब, एक्सप्लेनेशन, एप्लीकेशन की अप्लाई और यूज़, एनालिसिस की कंपेयर और डिफरेंशिएट, सिंथेसिस की कंपोज और प्रिपेयर, और लास्ट में इवेल्युएशन की एसेस या जज।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही कॉम्पिटेंसीज या दो ही यहाँ पर एक्शन वर्ब हम यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग कॉम्पिटेंसीज की बहुत सारी जो एक्शन वर्ब्स हैं वो रॉबर्ट मेगर और रॉबर्ट मिलर ने हमें दी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नॉलेज के लिए इतनी सारी, इसमें दो सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ कर सकते हैं इजीली, उनको मैंने येलो कलर दिया है। नेक्स्ट, यहाँ पर रिकॉल और रिकॉग्निशन की मैं अगर बात करूँ, बच्चों से पूछा जाता है एक चित्र दिखाकर व्हाट इज़ दिस। अगर बच्चे बता देते हैं दिस इज़ ताज महल, द ताज, तो इसका मतलब उनका आंसर सही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उनको वो रिकॉल के साथ साथ रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। जबकि अगर दूसरा चित्र मैं दिखा के पूछता हूँ व्हाट इज़ दिस, और बच्चे इस मॉन्यूमेंट को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। यहाँ कट का निशान लगा हुआ है, तो इसका मतलब उनको ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान के बाद आता है प्रयोग। ज्ञान में ज़्यादातर हम ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। मानव की जो 5 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के माध्यम से निश्चित रूप से सभी बच्चे सीखने का कार्य करते हैं। कबन की रिसर्च है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जितना ज़्यादा हम ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, निश्चित रूप से लर्निंग उतना ज़्यादा होगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो कान से और आँख से सबसे ज़्यादा प्रतिशत सीखने में होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, कान से 11% और आँख से 83%, लगभग 94% सिर्फ 2 ही हमारी सेंसेस से हम लर्निंग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें टीचिंग एड्स यूज़ करने चाहिए, जिससे देखकर और सुनकर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर सकें। आगे देखते हैं, कॉम्प्रीहेंशन की कुछ एक्शन वर्ब्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मेन मैंने येलो कर रखा है डिस्क्राइब को और एक्सप्लेन को। इसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में अप्लाई और यूज़ को मैंने एम्फेसिस दिया है। एनालिसिस में कंपेयर और डिफरेंशिएट को दिया है। सिंथेसिस में मैंने एम्फेसिस ज़्यादातर दिया है कंपोज और प्रिपेयर को। और लास्ट में इवेल्युएशन जब आता है, तो इवेल्युएशन के जो 2 एक्शन वर्ब्स हमें सबसे इजीली और सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो है एसेस और जज। ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी है आज हमें कुछ ऐसी दिखाई देती है। रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट और क्रिएट। ये जो 6 कॉलम आप देख रहे हैं, इन 6 कॉलम के अनुसार हम अपने लेसन प्लान या पाठ योजना का निर्माण करते हैं। पाठ योजना या लेसन प्लान के जो 6 स्टेप्स हैं, ये हम इवेल्युएशन अप्रोच या फिर ब्लूम्स अप्रोच में प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, ब्लूम के तो सिर्फ 3 ही स्टेप हैं, तो ये 6 स्टेप्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो कौन सी ऐसी क्रिया है जिनसे 3 से हमारा 6 हो गया। आइए जानते हैं ब्लूम्स अप्रोच के बारे में। इससे पहले कि ब्लूम्स अप्रोच के बारे में मैं बताऊं, मैं आपको बताना चाहूँगा लेसन प्लान ऊपर से नीचे नहीं चलता, जबकि यहाँ जैसे आप देख रहे हैं लेफ़्ट से राइट की ओर चलता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना चाहिए। लेसन प्लान हमेशा लेफ़्ट से राइट की ओर चलता है। अब जानते हैं ब्लूम्स अप्रोच के बारे में। ब्लूम का जो ट्रायंगल है या ब्लूम की जो अप्रोच है या ब्लूम के जो 3 स्टेप्स हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस या इवेल्युएशन। और इसके बाद अगर अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया जाता है तो नया इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव दोबारा से आ जाता है। इन तीनों ही स्टेप्स को अलग अलग नामों से भी हम जानते हैं। यहाँ पर इसको हम ब्लूम का ट्रायंगल कह सकते हैं, और ब्लूम का ट्रायंगल का दूसरा नाम है प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव, या इसको हम इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के नाम से भी जानते हैं। आइए इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट को हम देखते हैं और क्या क्या कहा जा सकता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, अनुदेशात्मक उद्देश्य इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, अधिगम अनुभव लर्निंग एक्सपीरियंसेस और मूल्यांकन इवेल्युएशन। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स होते हैं, जिनको हम शॉर्ट में EBOs के नाम से जानते हैं और हिंदी में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन बोलते हैं। जबकि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं हमारे, उनको लर्निंग एक्सपीरियंसेस को LS के नाम से जानते हैं या अधिगम अनुभव के आधार पर हम जान सकते हैं। और लास्ट में आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन को
रियल आउटकम या रियल लर्निंग आउटकम्स भी कहते हैं, RLO, हिंदी में वास्तविक अधिगम उपलब्धियाँ। तो ये 3 स्टेप्स ब्लूम के हैं जिनको कि अलग छः भागों में हमने डिवाइड कर दिया। EBS को फर्दर हमने अपने लेसन प्लान को गति देने के लिए 2 भागों में डिवाइड किया, कंटेंट और दूसरा है ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिकेशंस इन बिहेवियरल टर्म्स। जबकि जो अधिगम अनुभव है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, इनको हमने फर्दर 3 अलग अलग स्टेप्स में बाइफरकेट कर दिया, टीचर्स एक्टिविटी, प्यूपिल्स एक्टिविटी और टीचिंग टेक्निक्स एंड टीचिंग एड्स। जबकि इवेल्युएशन का नाम हमने इवेल्युएशन ही रखा या ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवेल्युएशन। इन तीनों के ही माध्यम से हमारा लेसन प्लान आगे की ओर चलता है। आइए जानते हैं लेसन प्लान के कुछ स्टेप्स। सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जिन्हें मेजर कॉन्सेप्ट या सामान्य उद्देश्य भी कहते हैं। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आते हैं, विशेष उद्देश्य बोलते हैं। उसके बाद मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस उसके बाद आते हैं, प्रस्तावनात्मक प्रश्न। स्टेटमेंट ऑफ एम्स, उद्देश्य कथन आता है। डेवलपिंग क्वेश्चंस उसके बाद आते हैं, विकासात्मक प्रश्न। टीचर स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन और एक्टिविटी उसके बाद आती है। फिर इवेल्युएशन या इवेल्युएटरी क्वेश्चंस आते हैं। बाद में रिकैपिचुलेटरी, पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। ब्लैक बोर्ड समरी उसके बाद आती है। होम असाइनमेंट आता है और सबसे नीचे मेंटर्स या सब्जेक्ट टीचर कमेंट्स आते हैं। गुरु या शिक्षक, विषय शिक्षक जो भी होता है, उसकी टिप्पणी आती हैं। ये हैं कुछ ऐसे स्टेप्स जिनको फॉलो करते हुए हमें अपने लेसन प्लान की ओर चलना होता है। आइए एक आदर्श लेसन प्लान के ब्लैक बोर्ड की डेली एंट्री के विषय में जानें। डेट, जैसे कि आप देख रहे हैं 23 जुलाई 2022। डेट हमेशा सीधी लिखेंगे, टेढ़ी नहीं। अक्सर हम ब्लैक बोर्ड पे तिरछी डेट लिख देते हैं। सबसे ऊपर बीचों बीच में आता है विषय, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान। उसके नीचे उपविषय भूगोल और सबसे नीचे प्रकरण, जो कि आज का प्रकरण है ग्रहण। अलग कलर से इसलिए लिखा है कि इसके नीचे आप एक लाइन देख रहे हैं। ये जो अंडरलाइन है ये सिर्फ इसलिए की जाती है कि पता रहे कि ये हमारा विषय है। अंडरलाइन सिर्फ इसी के नीचे रहती है। किनारे की ओर सीधे हाथ पर सबसे ऊपर कक्षा लिखी जाती है, फिर कालांश और सबसे नीचे समय लिखा जाता है। इसी को हम इंग्लिश में भी यहाँ पर देखेंगे, डेट, सब्जेक्ट, सब थीम और टॉपिक, या फिर क्लास, पीरियड और टाइम। ये हमारी डेली एंट्री होती है जो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिखाई है। आगे चलते हैं लेसन प्लान में। सामान्य उद्देश्य आते हैं। यहाँ पर मैंने 12 सामान्य उद्देश्य लिखे हैं। हालांकि इतने एक लेसन प्लान में नहीं आते, पर अलग अलग जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, अलग जो पार्ट होते हैं, उनमें अलग अलग हमारे सामान्य उद्देश्य आ सकते हैं। सामान्य उद्देश्य के बाद जैसे आपने देखा ही था, विशिष्ट उद्देश्य आते हैं। इसको लिखने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। ये फ्यूचर टेंस में लिखे जाते हैं। छात्र सूर्य ग्रहण की स्थिति के विषय में पुनः स्मरण कर सकेंगे। पुनः स्मरण ये बिहेवियरल टर्म है। सिमिलरली छात्र सूर्य ग्रहण की स्थिति की व्याख्या कर सकेंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर इक्लिप्स। इस टाइप से ये इसके विशेष उद्देश्य होते हैं। अभिप्रेरणा में जो स्टूडेंट टीचर होता है वो पाठ के प्रतिमान या जिसे कहते हैं मॉडल, चार्ट, चित्र के माध्यम से वो क्लास के स्टूडेंट्स टीचर्स को या क्लास के स्टूडेंट्स को अभिप्रेरित करेगा या मोटिवेट करेगा। सबसे नीचे आता है पूर्व ज्ञान। यहाँ पर सूर्य ग्रहण विषय के ऊपर या ग्रहण विषय के ऊपर जो पूर्व ज्ञान है वो लिखा गया है। समस्त छात्र सौर मंडल में सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और उसकी गतियों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। आगे चलते हैं। ये जो 6 कॉलम है, पाठ्य वस्तु। सबसे पहले लिखा जाता है छात्र अध्यापक पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न छात्रों से पूछेगा। फिर सेकंड कॉलम में लिखा जाता है उद्देश्य कथन और उनका विशिष्टीकरण। उसमें भी सदैव यही लैंग्वेज स्टार्टिंग में लिखनी पड़ती है। समस्त छात्र पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से स्थापित कर सकेंगे। प्रस्तावनात्मक प्रश्न आते हैं और उसके उत्तर उसके सामने
स्टूडेंट्स एक्टिविटी के सामने लिखे जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं, प्रस्तावनात्मक प्रश्न, ये जिगजैग फॉर्म में आते हैं। पहले प्रश्न का जो उत्तर होता है तो उस उत्तर से दूसरा प्रश्न बनता है, दूसरे उत्तर से तीसरा प्रश्न और तीसरे उत्तर से चौथा प्रश्न बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पृथ्वी पर प्रकाश किस आकाशीय पिंड से आता है, तो इसका उत्तर हो गया पृथ्वी पर प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। फिर सूर्य से संबंधित दूसरा प्रश्न आएगा, सूर्य के सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? बच्चे उत्तर दे रहे हैं, सूर्य के सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल के 8 ग्रहों में से हमारा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल के 8 ग्रहों में से हमारा ग्रह पृथ्वी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के उपग्रह का नाम बताइए। बच्चे बता देंगे, पृथ्वी के उपग्रह का नाम चंद्रमा है। यहाँ पर पूरा पूरा उत्तर लिखना है। और बाद में प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आएगा, चंद्रमा की वह कौन सी स्थिति है जिसके कारण पृथ्वी पर ग्रहण होता है? छात्र संतोषपूर्वक उत्तर देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न उत्तर पूछा गया तो इसलिए ये है प्रश्नोत्तर विधि हुई। और बाद में उद्देश्य कथन आएगा। छात्रों, चंद्रमा की 2 स्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनके द्वारा पृथ्वी पर पूर्ण सूर्य ग्रहण और पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। आज हम चंद्रमा की इन्हीं दोनों स्थितियों के विस्तार से अध्ययन करेंगे। जब ये स्टेटमेंट ऑफ एम बोला जाता है तो उस समय स्टूडेंट जो हैं बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। तो हम सामने लिख देंगे, समस्त छात्र शिक्षक के उद्देश्य कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और फिर स्टूडेंट टीचर क्या करता है, चौक उठाकर ब्लैक बोर्ड पर टॉपिक लिख देता है और अंडरलाइन कर देता है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रहण। और इस तरह करके यह हमारा लेसन प्लान आगे चलता है। और सबसे पहले हम ग्रहण में पढ़ाएंगे सूर्य ग्रहण, और इसके लिए विकासात्मक प्रश्न 2 आएंगे जो कि छात्र के पूर्व ज्ञान के संबंध से संबंधित होंगे। और पहला प्रश्न यहाँ पे आ गया, पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? बच्चे बता देंगे इजीली, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? बच्चे आराम से बता देंगे, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उसके बाद इससे संबंधित शिक्षक का कथन आएगा, और उसका जो कथन है उसका कंटेंट एनालिसिस फर्स्ट वाले पाठ्य बिंदु वाले कॉलम में आता रहेगा। और यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन है, उद्देश्य है, उसका विशिष्टीकरण वहाँ पर लिखा जाएगा। छात्र सूर्य ग्रहण की स्थिति के विषय में पुनः स्मरण कर सकेंगे। और व्याख्यान विधि यहाँ पर आ गया। बाद में इसको स्पष्टीकरण के माध्यम से समझाया भी जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, या फिर ये कह सकते हैं तारे और ग्रह के बीच में जब उपग्रह आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है। और उसका चित्र या मॉडल भी क्लास में दिखाया जाता है। ये हमारा लेसन प्लान का एक तरीका है। और फिर इसका स्पष्टीकरण खत्म होने के बाद इसके मूल्यांकन आते हैं। मूल्यांकन प्रश्न जो है मूल्यांकन वाले ही कॉलम में लिखे जाते हैं, क्योंकि ये पुनः स्मरण से रिलेटेड थे। ये देखिए पुनः स्मरण लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से वैसे ही क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर, वैसे ही प्रश्नों को हमें यहाँ रखना होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में डैश आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो यह पुनः स्मरण से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर पुनः स्मरण के साथ व्याख्या भी है, तो निश्चित रूप से मूल्यांकन वाले कॉलम में एक क्वेश्चन व्याख्या का भी दिया गया है, सूर्य ग्रहण की स्थिति की व्याख्या कीजिए। तो ये था पहला स्टेप। फिर सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा चंद्र ग्रहण, और वो भी विकासात्मक प्रश्न और शिक्षक कथन और उसका जो स्पष्टीकरण है उसके आधार पर चलते हुए मूल्यांकन की ओर जाएगा। और बाद में शाम पर सारांश या ब्लैक बोर्ड समरी, गृह कार्य, और लास्ट में टीचर उसमें अपने कमेंट्स देता है। तो ये हमारा एक पाठ योजना का तरीका है जो कि ब्लूम्स अप्रोच के ऊपर आधारित था। मैं आशा करता हूँ आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। धन्यवाद।